हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सपेंस रेशियो ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 100 के 100 रुपए आपको दिख रहे होते हैं इन्वेस्टेड हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके लगातार डिडक्ट हो रहे होते हैं। आज इस वीडियो में उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा यह भी चर्चा करेंगे कि दो मॉडल्स जो बेसिकली हैं इसके अंदर, एक है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और एक है रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आप डायरेक्टली किसी एएमसी से बाय करते हैं और बीच में कोई उसका ब्रोकर या मीडिएटर नहीं होता। और दूसरे जो फंड्स होते हैं बेसिकली रेगुलर म्यूचुअल फंड, जो आप किसी मीडिएटर या फिर अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर अपने किसी ऐसे ब्रोकर प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहां पर उसका कमीशन भी जाता है। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या फर्क है, और अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो जब आप 10, 20, 25 साल रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके के कमीशंस आपको इंपैक्ट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उसके लिए आपको सीधा अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा जहां पर इसके बारे में हम इन डेप्थ चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी और ये हम इस वीडियो में आज पूरी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो टोटल, अगर आप मैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एंटर करते हैं तो किस किस तरीके के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज होता है बेसिकली जब आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर एंटर करते हैं तो वो एएमसी, आप जैसा आपको पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जो भी आपका फंड मैनेजर होता है वो आपके फंड को, एक पूल ऑफ मनी होता है म्यूचुअल फंड, उसको मैनेज करता है मार्केट के अंदर। तो उसकी सैलरी, जितने भी उसने एम्प्लॉय बिठाए हुए हैं टू रिसर्च स्टॉक्स कि कौन से स्टॉक में बाय करना है, कौन से स्टॉक में सेल करना है, मतलब कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर वाले एक्सपेंसेस हैं उस एएमसी के, वो सारे एक्सपेंसेस आपको एक्सपेंस रेशियो के अंदर आते दिखाई देंगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। दूसरा है एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में होता है, कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में नहीं होता है, बट फिर भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं हमारी मार्केट के अंदर जहां पर अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले अपना फंड निकालते हैं, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जो बोलती है कि अगर 12 महीने से पहले अगर आप फंड के अंदर से पैसा निकालेंगे तो उसमें वो आपको एग्जिट लोड चार्ज करेंगे और 12 महीने के बाद नहीं करेंगे। तो एग्जिट लोड भी एक ऐसा चार्ज हो जाता है जो अक्सर कई बार इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ता है। तीसरा है यहां पर ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो जो भी आप स्टॉक्स आपके बाय हो रहे हैं, आप जो एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स आपके बाय हो रहे हैं उनमें जो ट्रांजैक्शन के चार्जेस लग रहे हैं वो होगा आपका यहां पर ट्रांजैक्शन चार्जेस। उसके अलावा यहां देखेंगे आप एसटीटी, क्योंकि जो भी आप म्यूचुअल फंड में जब भी कोई स्टॉक बाय करेंगे या सेल करेंगे वो आपको डायरेक्टली नहीं लग रहा होगा, लेकिन फंड लेवल पे एक एसटीटी की कॉस्ट कहीं ना कहीं जा रही होगी। और उसके अलावा होगा यहां पर जीएसटी, जो बेसिकली इसी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर आप जीएसटी जो होगा वो भी एक्सपेंस कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस का पार्ट होगा, क्योंकि जो भी जीएसटी है वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा हो रहा है। फोर्थ यहां पर परफॉर्मेंस फीसिस हैं जो बहुत ही रेयर केस में है इंडिया में स्पेशली, बट पीएमएस में होती हैं, जहां पर जैसे जैसे आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंगली उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस फी भी देनी पड़ सकती है। तो ये सारे जो टाइप्स हैं हमारे चार्जेस के म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ये सारे टाइप्स हैं जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ट्रांजैक्शन चार्जेस, एसटीटी, जीएसटी और परफॉर्मेंस फीस आता है। अब इसके बाद अगर देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो एनुअल परसेंटेज ऑफ फंड एसेट यूज फॉर एक्सपेंसेस। तो जैसा मैंने भी आपको बताया था कि जो फंड के जो एसेट्स हैं उनको मतलब एक तरीके से जो जो उस पर खर्चा हुआ है उसका परसेंटेज में जो एक्सपेंस होता है वो होता है हमारा एक्सपेंस रेशियो बेसिकली। और ये किस किस तरह की कॉस्ट इसके अंदर आती है, तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट इसके अंदर आती है, एडमिन की कॉस्ट इसके अंदर आती है, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, अगर कोई आपने रेगुलर प्लान के अंदर लिया है कोई भी फंड तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की जो कमीशन होगी वो भी आपको एक्सपेंस रेशियो के अंदर दिख रही होगी। इसलिए जो एनएवी होती है बेसिकली वो आपकी जो रेगुलर म्यूचुअल फंड की होती है वो अलग होती है और जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की होती है वो अलग होती है, क्योंकि जो आपका एक्सपेंस रेशियो है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ जाता है। और इसका अगर मेरे को किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो निकालना है तो बेसिकली उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एवरेज एयूएम इनटू 100। तो जो भी साल के अंदर मेरे टोटल खर्चे हुए होंगे डिवाइडेड बाय, अगर मैं उसको एवरेज एयूएम से कर लूंगा तो जो भी मेरा पूरे साल का एवरेज एयूएम रहा होगा उनको 100 करूंगा तो परसेंटेज टर्म्स में मेरा एक्सपेंस रेशियो निकल के आ जाएगा। और आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो एक साल का
कितना आपको बियर करना पड़ेगा। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस रेशियो आपको साल का वहां पर देना पड़ता है। अब कई लोगों को यहां पर ये डाउट आ सकता है कि मैंने तो पूरे साल मान लो उस फंड के अंदर मैंने तो अगर मान लो पूरे साल में इन्वेस्टेड ही नहीं रहा और मैंने पहले विड्रॉ कर लिया, तो भी जितने दिन आपने पैसा वहां रखा अकॉर्डिंगली प्रो डेटा बेसिस पे आपको वो एक्सपेंसेस वहां पर डेली बेसिस पे करना पड़ता है। उसके अलावा एग्जिट लोड का जैसे मैंने आपको बताया, तो इक्विटी फंड्स में आप देखोगे जनरली कुछ ऐसी स्कीम्स हैं हमारे पास जिसमें 1% तक का एग्जिट लोड हमें देना पड़ता है अगर 1 साल से पहले आप विड्रॉ करते हैं। पर्टिकुलरली फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर इस तरीके की होती हैं। डेट फंड्स के अंदर 0 to 0.5 है अगर रिडीम विद इन 3 to 12 मंथ्स। ERSS के अंदर नो एग्जिट लोड होता है और इसका जो लेकिन लॉक इन होगा, क्योंकि ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो वो 3 ईयर का लॉक इन पीरियड इसके अंदर रहता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स, यूजली देयर इज नो एग्जिट लोड, तो इस तरीके के फंड्स में हमें कोई एग्जिट लोड देखने को नहीं मिलता है जनरल केस में, बट होने को हो भी सकता है। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन चार्जेस को देखेंगे तो ये भी जो है आपकी ट्रांजैक्शन चार्जेस वो ओनली इन केस ऑफ रेगुलर प्लान्स लगती है और ये वन टाइम चार्ज होता है। 150 रुपीज फॉर न्यू इन्वेस्टर इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन 10,000 एंड 100 रुपीज फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। और अगर आप डायरेक्ट प्लान के अंदर लेते हैं तो उसके अंदर आपको कोई भी ये फी नहीं पे करनी पड़ती है, तो इस बात को भी आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे एसटीटी और जीएसटी, तो एसटीटी जो भी आप बेसिकली इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है, तो जैसा आपको पता है जब भी आप अपने डीमैट के अंदर भी कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसमें एसटीटी लगता है 0.001%, और इसी के ऊपर जो बेसिकली जीएसटी है वो आप देखोगे 18% ऑन फंड मैनेजमेंट फीसिस। तो ये ऑलरेडी पार्ट ऑफ टीईआर है। अब इसका फुल फॉर्म जो है टोटल एक्सपेंस रेशियो, ये आपने अक्सर कई म्यूचुअल फंड स्कीम जब आप एनालाइज करते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि इसका टीईआर क्या है, और कई बार जब टीईआर अपडेट होता है तो आपने अक्सर ईमेल्स भी आते दिखाई दिए होंगे आपको कि आपको ईमेल आता है कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम का जो आपके पास है ऑलरेडी, इसका टीईआर इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है। इस तरीके की आपने कम्युनिकेशन एएमसी की साइड से अक्सर देखे होंगे। तो ये दोनों चीजें भी यहां पर आपको लगती है, जहां पर एसटीटी आपको लगता है 0.001%, दूसरा जीएसटी लगता है आपको 18% ऑन फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर आगे चलेंगे तो ये मैंने कुछ एयूएम बेस्ड कि कितने टीईआर हो सकता है, मतलब ये टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है सेबी ने इसके ऊपर एक लिमिट लगाई हुई है एक पर्टिकुलर एयूएम के ऊपर। तो अगर किसी भी स्कीम के अंदर एएमसी का जो एयूएम है वो अगर 500 करोड़ रुपए है, ये डेट है और अगर आप देखेंगे तो इक्विटी है, तो दोनों स्कीम्स के अंदर है, तो डेट के अंदर अप टू 500 करोड़ का कोई भी अगर आपके पास स्कीम है तो उसका टीईआर जो है वो बेसिकली डेट स्कीम के अंदर आप देखोगे तो 2% से ज्यादा नहीं हो सकता, और इक्विटी फंड के अंदर 2.25% से ज्यादा नहीं हो सकता। यही केस अगर आप कोई भी स्कीम 500 से 750 की तरफ जाती है तो ये कहीं ना कहीं 1.75 हो जाएगा डेट का, और ये 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर 2000 करोड़ तक का ईयूएम है तो उस वाले केस में ये 1.75 और डेट वाले केस में 1.5 हो जाएगा। और अगर 2 से 5000 करोड़ का ईयूएम है तो उस वाले केस में 1.35 और ये 1.6 हो जाता है अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो। लास्ट केस यहां पर है ग्रेटर देन 5000 करोड़, अगर 5000 करोड़ से ऊपर की कोई भी स्कीम है तो उसके अंदर जो आपका डेट के अंदर एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो 0.8% रहेगा, और इक्विटी के अंदर जो आपका एक्सपेंस रेशियो मैक्सिमम रह सकता है वो रह सकता है 1.05%। तो ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि मोर द एयूएम, जितना ज्यादा एयूएम होता है किसी भी स्कीम के अंदर, उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एयूएम जरूर देखें। अगर 5000 से करोड़ से कम का एयूएम है तो उसके अंदर उसके जो चार्जेस होंगे वो कहीं ना कहीं अपर साइड पे रहते हैं। अब यहां पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसको मैं थोड़ा ध्यान से समझाना चाहूंगा। तो आपको जैसे मैंने अभी अब आपको बताया कि बेसिकली 2 तरह के हमारे पास मेथड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के। तो एक है हमारा रेगुलर प्लान और दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। अब डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं देना पड़ता, और अगर आप रेगुलर प्लान के अंदर जाते हैं तो उस वाले केस के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना पड़ता है, जो जनरली वेरी करता है 50 पैसे से लेकर 70 पैसे या 1 रुपए तक भी डिपेंड कर सकता है आप किस तरीके की स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सुनने में काफी छोटा लगता है कि ये एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। अगर मान लीजिए आपने कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए, तो आपको बहुत एक 50 पैसे 70 पैसे की फीस आपकी साल की जा रही है। लेकिन जब आप इसको लॉन्गर टर्म में देखते हैं, यहां मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाना यही चाह रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, और 20 साल में उसको 12% CAGR से वो ग्रो हुआ, जो कि मैंने बेयर मिनिमम मान के चला है। तो अगर आपने रेगुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो आपका पैसा बना होगा 20 साल के बाद
76,73,000 रुपए। लेकिन डायरेक्ट फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपका यही सेम पैसा जो होगा 88,05,000 रुपए। तो अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग आप देखोगे यहां पर मोटा मोटा 12 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस होने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन ए लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इस तरीके की ड्यूरेशन में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में, और ये अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा इसमें कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा एक पार्ट कहीं ना कहीं वहां पर उस डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। अब इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो बेसिकली जो डिफरेंस है बेसिकली डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स में, उसमें आप देखेंगे तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो लो होता है डायरेक्ट प्लान्स में 0.30 पैसे से 1 पैसे, और रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियोज थोड़े ज़्यादा होते हैं। कमीशन जो होता है इसके अंदर डायरेक्ट प्लान के अंदर नहीं जाता है, और रेगुलर प्लान के अंदर ये एजेंट्स को जाता है। रिटर्न्स वाले केस में आपका डायरेक्ट प्लान्स में जो रिटर्न्स होंगे थोड़े हायर साइड पे रहेंगे, और रेगुलर प्लान में आपके जो रिटर्न्स होंगे लोअर साइड पे रहेंगे। सूटेबिलिटी के वाइज अगर आप देखोगे तो जो इन्फॉर्म इन्वेस्टर है, जो थोड़ा जानता है कि किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करा जाता है, उसके लिए डायरेक्ट प्लान एक बेटर मीडियम है। और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, अभी जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो उसके लिए रेगुलर प्लान ही कहीं ना कहीं एक बेस्ट मीडियम है, जहां पर उसको एक हेल्प मिलती है कि किस तरीके के फंड्स में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके आगे अगर चलेंगे तो बेसिकली कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजीज के मामले में अगर मेरे को कॉस्ट अपनी बचानी है तो मैं प्रेफर करूंगा जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स, वहां पे जाके बाय करूं, ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक अपने म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करूं, ताकि जो मेरा एग्जिट लोड है वो मेरा ना लगे, क्योंकि मोस्टली स्कीम्स में आप देखोगे 1-2 साल के बाद एग्जिट लोड अक्सर नहीं होता है। अवॉइड फ्रीक्वेंट स्विचिंग, तो मैं बहुत ज्यादा स्विच करने में बिलीव नहीं रखूंगा कि बहुत जल्दी से अपने फंड्स को स्विच करूं ताकि मैं इन सारी कॉस्ट से बच पाऊं। और मैं इसमें इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स का भी यूज कर सकता हूं जो अल्ट्रा लो कॉस्ट होती हैं, जहां पर इंडेक्स का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 5-10 पैसे के आसपास होता है। सेम केस विद ईटीएफ, वहां पर भी काफी ज्यादा मुझे जो कॉस्ट होती है मेरी काफी ज्यादा कॉस्ट सेविंग हो पाती है। और मैं अपना जो टीईआर है, जो मैंने आपको बताया टोटल एक्सपेंस रेशियो, इसको भी लगातार जितने भी मेरे सारे फंड्स हैं मैं उसको मॉनिटर करूंगा। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उसमें वैल्यू रिसर्च भी है, मॉर्निंग स्टार भी है, यहाँ पर लगातार अपना जो एक्सपेंस रेशियो है मैं कितना पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको मॉनिटर करूंगा कि किस तरीके से मेरे को क्या एक्सपेंस पे क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे तो इंडेक्स फंड के, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 पैसे लेकर 40 पैसे तक के बीच में इसका होता है इंडेक्स फंड का। जनरली जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं उनकी टीईआर जो होता है वो बेसिकली 1.5% से 2.5% के आसपास होता है। पीएमएस में आपकी एंट्री भी होगी प्लस परफॉर्मेंस फीस भी होगी, दोनों के केस में ये पीएमएस थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से यहां पर अलग हो जाता है। तो कंक्लूजन यही है कि चार्जेस लाइक एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड हैव लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। जो इंपैक्ट होता है शॉर्टर ड्यूरेशन में आपको हो सकता है कि आपको ना पता चले कि ये जो एक्सपेंसेस आप म्यूचुअल फंड कंपनी को या डिस्ट्रीब्यूटर को देते हो, लेकिन इन लॉन्गर रन ये एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट प्लान्स आर मोर बेटर, क्योंकि रिटर्न्स आपके बेटर हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिखाया कि किस तरीके से आपको डिफरेंस आ रहा है। और ऑलवेज एवेल्युएट कॉस्ट बिफोर इन्वेस्टिंग, तो यहां पर जो भी आपकी कॉस्ट है वो जरूर आपको पता होनी चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में हमने मोस्टली जो है सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी है, जितने तरह के एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, टीईआर के जो एक्सपेंसेस रेशियोज हैं, जितनी मैक्सिमम कैपिंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड डाउट है कि आप कुछ समझना चाहते हैं, आपने कोई ऐसा चीज़ देखी है म्यूचुअल फंड के अंदर जो शायद मैंने कवर ना करी हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।